हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फ्रेंड्स, NICL ने हिंदी राजभाषा ऑफिसर्स के लिए इंफॉर्मेशन हैंड आउट को जारी किया है। कंसर्न्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इंफॉर्मेशन हैंड आउट को इसलिए जारी किया जाता है ताकि जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए जा रहे हैं उनको प्रश्न के प्रारूप से संबंधित या परीक्षा के प्रारूप से संबंधित किसी भी तरह की दुविधा न रहे, वो अच्छी तरह से मानसिक रूप से तैयार होकर के वहाँ पर जाएं ताकि उनका प्रदर्शन वहाँ पर दी बेस्ट रह सके। फ्रेंड, हम लोग आज के इस वीडियो सेशन में बात करेंगे इसी हैंड आउट को लेकर के। इसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं, कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है ताकि आप इस परीक्षा को वहाँ पर बेहतर ढंग से दे सके। सबसे पहले प्रश्न में हम लोग देख पा रहे हैं टेस्ट का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा एग्ज़ाम में। हालांकि हम लोग इसकी जो अधिसूचना है जो पहले से ही जारी की गई थी उसमें हम लोग इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बात किया था। फिर भी हम लोगों को कुछ विशेष तरह की बातों को जान लेना अति आवश्यक है। जैसा कि फ्रेंड हम लोग जानते हैं कि इस परीक्षा में हिंदी राजभाषा ऑफिसर्स की परीक्षा जो होने वाली है वह सिंगल फेज़ में होने वाली है। मतलब एक ही फेज़ में दोनों तरह की परीक्षाएं होंगी। ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा और डिस्क्रिप्टिव टाइप की परीक्षा दोनों साथ में ही होगी। और इसके बाद फिर आपका जो नेक्स्ट जो फेज़ होगा वो एक इंटरव्यू का होगा। बाय द वे, हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि इस परीक्षा में जो ऑब्जेक्टिव टाइप बेस्ड जो टेस्ट होंगे उसमें कौन कौन से आपके विषय रहेंगे। टेस्ट ऑफ रीजनिंग रहेगा, इसमें 40 प्रश्न आपके रहेंगे और मैक्सिमम 40 आपके मार्क्स रहेंगे। मतलब प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 अंक आपको मिलेंगे। और जो प्रश्न रहेंगे वो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में वहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे और इसके लिए आपको 35 मिनट का समय प्राप्त होगा। समय काफ़ी कम है, प्रश्न आपको ज़्यादा से ज़्यादा हल करने हैं, इसलिए स्पीड काफ़ी मैटर करता है। जानकारी तो होनी चाहिए, बिना जानकारी का तो आप स्पीड में कोई भी प्रश्न को हल नहीं कर सकते। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि रीजनिंग में किस तरह के प्रश्न रहेंगे, किस तरह का जो प्रश्न का प्रारूप रहेगा वो SSC बेस्ड होगा या बैंक बेस्ड होगा। आपको ध्यान रखना है कि जो रीजनिंग का प्रारूप रहेगा, प्रश्न का प्रारूप जो रहेगा वो बैंक बेस्ड रहेगा। बैंक में जिस तरह के रीजनिंग पूछे जाते हैं उसी तरह के रीजनिंग पूछे जाएंगे। ये नहीं कि आप SSC में जिस तरह के रीजनिंग पूछे जाते हैं उसी तरह के प्रश्न को आप हल करके जाएंगे, उसी पर आप अभ्यास करके जाएंगे, तब आपको वहाँ पर समस्या होने वाली है। ओके, इसमें सीटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, कोडिंग, डिकोडिंग, इस तरह के चैप्टर्स को आपको अच्छी तरह से करके जाने हैं। ठीक है, जहाँ तक बात है टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का, तो ये एक कॉमन इसके बारे में ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। इसमें पैटर्न वैसा ही रहेगा, चाहे आप SSC GST की बात करें, SSC के एग्ज़ाम के अंग्रेजी पेपर में जिस तरह का प्रारूप रहता है या बैंक में जिस तरह का अंग्रेजी का प्रारूप रहता है उसी तरह के प्रारूप पर प्रश्न पूछे जाएंगे। हालांकि इसमें 5 ऑप्शंस हर एक प्रश्न के लिए रहेंगे और आपको जो क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड प्राप्त होने वाला है वो थोड़ा स्टैंडर्ड होगा। बैंक में जो रीजनिंग पूछे जाते हैं, जो इंग्लिश पूछे जाते हैं, वे थोड़े स्टैंडर्ड लेवल के होते हैं, इसलिए स्टैंडर्ड लेवल का आपको अभ्यास करके वहाँ पर पहुँचना है। और देख रहे हैं कि अंग्रेजी के लिए भी यहाँ पर आपको 35 मिनट का समय प्राप्त हो रहा है। समय कम है, प्रश्न ज़्यादा आपको हल करने हैं। तीसरा जो टेस्ट रहेगा वह जनरल अवेयरनेस का रहेगा। इसको लेकर के कई सारे कैंडिडेट्स में दुविधा है कि इसमें जो प्रश्न रहेंगे वे किस तरह के प्रश्न हैं, किस तरह के प्रश्नों को उन्हें तैयार करना चाहिए। मैं बता दूं कि यह चूँकि इंश्योरेंस से रिलेटेड यह एग्ज़ाम है, इस कारण से ज़्यादा वेटेज क्वेश्चंस को जो दिया जाएगा वो इंश्योरेंस बेस्ड क्वेश्चंस को दिया जाएगा। इसलिए आपको वैसे क्वेश्चंस का संग्रह कर लेना है जो इंश्योरेंस से संबंधित है। जैसे IRDA के बारे में आपको जानकारी हासिल करना, IRDA के प्रमुख कौन है, IRDA का स्थापना कब हुआ, IRDA का उद्देश्य क्या है, IRDA से संबंधित कोई भी नए समाचार
नए इवेंट्स यदि है तो वो कौन सा है, उसके बारे में आपको जानकारी हासिल करना है। जितनी भी तरह की इंश्योरेंस कंपनियां हैं, कितना इन्वेस्टमेंट्स, अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इसमें कितना हो सकता है, इसको लेकर के आपको पढ़ लेना चाहिए। इसको लेकर के आपको आंकड़े का भी संग्रह कर लेना चाहिए। ओके, NICL से संबंधित आपको पॉलिसीज़ के बारे में जानना है कि किस तरह के NICL जो है इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ बेचता है। क्या ये जनरल इंश्योरेंस को भी सेल आउट करता है या लाइफ इंश्योरेंस को सेल आउट करता है, या दोनों ही इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को ये सेल आउट करता है। इसमें और अन्य इंश्योरेंस कंपनीज़ में डिफरेंस क्या है। ओके, इसके प्रमुख कौन है, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, इत्यादि इत्यादि। आपको इंश्योरेंस से रिलेटेड सबसे ज़्यादा प्रश्न करके वहाँ पर जाना है। इसके बाद कुछ जो प्रश्न आपके रहेंगे वे आपके बैंक में जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरल अवेयरनेस रिलेटेड, वैसे ही प्रश्न वहाँ पर पूछे जाएंगे। मुझे लगता है कि 40 प्रश्न में 30 जो प्रश्न आपके रहने वाले हैं, 25 से 30 प्रश्न जो रहने वाले हैं वे इंश्योरेंस बेस्ड ही रहने वाले हैं, है ना। मुझे बस यह संभावना है, मेरा बस कहने का मतलब यह हुआ कि वेटेज इंश्योरेंस रिलेटेड क्वेश्चंस को ज़्यादा दिया जाएगा। क्लियर। अगर हम लोग चौथे टेस्ट के बारे में बात करते हैं तो यह टेस्ट है ट्रांसलेशन पर आधारित है। इसमें 40 प्रश्न आपको मिलेंगे। 20 जो प्रश्न होंगे वे हिंदी से अंग्रेजी पर आधारित होंगे। अनुवाद करने के लिए आपको वहाँ पर अनुवाद पर आधारित वहाँ पर प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। और 20 जो प्रश्न रहेंगे वो अंग्रेजी से हिंदी पर आधारित प्रश्न रहेंगे। और इसके लिए देखिए मात्र 25 मिनट आपको प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात कम से कम समय में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रश्नों को हल करना पड़ेगा। इसमें आपकी दक्षता काफ़ी रहनी चाहिए, काफ़ी रिक्वायरमेंट है दक्षता की। 5वां जो टेस्ट रहने वाला है वह है टेस्ट ऑफ हिंदी, इंग्लिश ग्रामर, वोकैबलरी। उसके बाद फिर राजभाषा अधिनियम, हिंदी ग्रामर से संबंधित कुछ प्रश्न रहेंगे। मेरे विचार से 10 प्रश्न रहेंगे हिंदी ग्रामर से संबंधित। अंग्रेजी ग्रामर से संबंधित 10 प्रश्न रहेंगे। इसके बाद फिर पारिभाषिक शब्दों से संबंधित हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी, पारिभाषिक शब्दों से संबंधित 10 प्रश्न रहने वाले हैं। और 10 जो प्रश्न बाकी बचते हैं वो प्रश्न राजभाषा अधिनियम से संबंधित, राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियम, फिर वार्षिक कार्यक्रम से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसके लिए आपको 30 मिनट का समय 40 क्वेश्चंस के लिए प्राप्त होंगे। इन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर को देख करके ऐसा लगता है कि आपके पास इतना अभ्यास होना ही चाहिए कि आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को वहाँ पर सटीकता से सही से अटेम्प्ट कर सके। और जो अंतिम जो पेपर जो होने वाला है, आपको एक ज़रा सा भी गैप नहीं मिलेगा। जैसे ही आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर ख़त्म होता है, उसका टाइमिंग ख़त्म होता है, वैसे ही उसके तुरंत बाद आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर प्राप्त होंगे। स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा और उसमें 4 प्रश्न आपको प्राप्त होंगे, ऐसे प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन और लेटर राइटिंग पर। इसके लिए 50 अंक निर्धारित किए गए हैं और आपको 1 घंटा इसके लिए दिए जाएंगे। यह पेपर जो छठा जो पेपर है, सबसे इम्पॉर्टेंट पेपर, सबसे ज़्यादा वेटेज लिया हुआ पेपर है, इसीलिए इसको लेकर के आपको थोड़ा सा संजीदा होना है, काफ़ी सीरियस रहना है। इसी में ही अधिकांश कैंडिडेट्स छटते हैं। ऊपर वाले में तो किसी भी तरह से वे अधिकांश अभ्यर्थी पार लगा लेते हैं, किंतु छठा पेपर को लेकर के, छठा टेस्ट को लेकर के वो थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं ला पाते हैं। यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग पहले से जानते हैं, जो तैयारी पहले से कर रहे हैं उनके लिए तो कोई समस्या है ही नहीं। यहाँ पर 2 ही कीबोर्ड के ऑप्शंस दिए गए हैं। ये नहीं कि आप यूनिकोड कीबोर्ड लेआउट पर अभ्यास करके आप जाएंगे और वैसा आप कीबोर्ड वहाँ पर तलाशेंगे, ऐसा आपको वहाँ पर मिलने वाला नहीं है। मात्र 2 ही कीबोर्ड लेआउट के ऑप्शंस वहाँ पर दिखेंगे, इनस्क्रिप्ट का, नहीं तो फिर रेमिंगटन गेल का। आपको कोई एक कीबोर्ड लेआउट को चुनना है। जो कीबोर्ड आपको प्राप्त होंगे वही साधारण से कीबोर्ड प्राप्त होंगे जिसके कीज़ पर, जिसके बटन पर अंग्रेजी में सारी चीज़ें लिखे हुए रहेंगे। लेकिन कीबोर्ड जैसा आप सेलेक्ट करेंगे उसके अनुरूप आप हिंदी में टाइप कर सकते हैं। ओके,
इसके बाद फिर ये तो हम लोग अब पहले भी अधिसूचना में हम लोग चर्चा कर चुके थे कि हर एक गलत उत्तर के लिए आप के 1/4 अंक काट लिए जाएंगे। ठीक है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है ये क्वेश्चंस का पैटर्न। आप देख पा रहे हैं कि रीजनिंग, यहाँ पर रीजनिंग में किस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे। हालांकि यहाँ पर इस बात को लेकर के क्लियर किया गया है कि डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा होगा। यहाँ देखिएगा, प्लीज़ नोट दैट द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन दिस हैंड आउट आर ओनली इलस्ट्रेटिव एंड नॉट एग्जॉस्टिव। इन द एक्चुअल एग्जामिनेशन यू विल फाइंड क्वेश्चंस ऑफ ए हायर डिफिकल्टी लेवल ऑन सम और ऑल ऑफ दीज टाइप्स एंड ऑल्सो क्वेश्चंस ऑन द टाइप्स नॉट मेंशन्ड हियर। ठीक है, कुछ यहाँ पर बस ब्रीफिंग की गई है कि पैटर्न किस तरह का रहेगा। तो देखिए, सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड है, पजल है, कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस है, इस तरह के क्वेश्चंस वहाँ पर आएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्लोज टेस्ट है, कॉमन एरर्स है। जनरल अवेयरनेस में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये बस क्या है कि बस आपको प्रारूप दिखा दिया गया है, लेकिन ये इस तरह के प्रश्न वहाँ पर नहीं रहेंगे। जैसा मैंने बताया कि जनरल अवेयरनेस के लिए आपको इंश्योरेंस से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पर काम करना चाहिए। टेस्ट ऑफ ट्रांसलेशन की जहाँ तक बात है तो देखिए, अंग्रेजी यहाँ पर दिख रहा है, अंग्रेजी से अंग्रेजी क्वेश्चन के लिए यहाँ पर 5 ऑप्शन दिख रहा है और 5 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन को आपको ढूंढना है। फिर जो दूसरे तरह का प्रश्न रहेगा इस खंड में वो हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद पर आधारित प्रश्न रहेंगे। ठीक है। इसके बाद फिर जो 40 क्वेश्चन जो रहने वाले हैं वे अंग्रेजी ग्रामर, हिंदी ग्रामर, पारिभाषिक शब्द और राजभाषा अधिनियम नियम पर रहेंगे। यहाँ पर आप प्रश्न देख पा रहे हैं किस तरह के प्रश्न है। तुम चाहो तो उनकी क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है, इस तरह के प्रश्न रहेंगे। हिंदी कॉमन एरर है ना, शुद्ध अशुद्ध वाक्यों पर आधारित आपके प्रश्न रहेंगे। उसी तरह से अंग्रेजी से रिलेटेड भी वैसे ही प्रश्न रहेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पर 2 प्रश्न का प्रारूप दिखाया गया है जो राजभाषा अधिनियम, राजभाषा से संबंधित यहाँ पर 2 प्रश्न है। हालांकि इसमें पारिभाषिक शब्दों से संबंधित प्रश्न यहाँ पर हम लोगों को नहीं दिख रहा है, लेकिन उससे संबंधित भी प्रश्न रहेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि इस हैंडआउट में डिस्क्रिप्टिव पेपर को लेकर के कौन सी बात का जिक्र किया गया है। निबंध तो आपको हिंदी में ही लिखने हैं, है ना। और जहाँ तक बात है संक्षेपण की, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ सार लेखन और संक्षेपण दोनों में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर सार लिखा हुआ, हो सकता है एग्जाम में संक्षेपण लिखने के लिए आवे। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान देना है वह क्या है कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हिंदी में एक परिच्छेद है। इस परिच्छेद को अच्छी तरह से आपको पढ़ना है और अंग्रेजी में सार लेखन करना है, अंग्रेजी में लिखना है। सार लेखन और संक्षेपण में डिफरेंस को आपको जान लेना है कि जो संक्षेपण होता है उसमें शब्द सीमा तय रहता है। मान लिया जाए कि 120 शब्दों का वहाँ पर आपको परिच्छेद प्राप्त हो, 120 का 1/3 आपको लिखना पड़ता है, अर्थात 40 शब्दों में आपको संक्षेपण पूरा करना होता है। लेकिन सार लेखन में यह बात नहीं है, इसमें समय की सीमा निर्धारित नहीं की गई है। सार लेखन में यदि एग्जाम में सार लेखन आता है तब आपको थोड़ा खुशी का आभास होगा, क्योंकि उसमें शब्द आपके बढ़ सकते हैं और जनरली सार लेखन में शब्द की संख्या बढ़ती ही है। आपको हिंदी में अच्छी तरह से उस अनुच्छेद को पढ़ लेना है और उसका आपको अंग्रेजी में भाव देना है। ये अगर इसकी संख्या 200 है, परिच्छेद की संख्या 200 परिच्छेद में 200 की संख्या में शब्द है, ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं कि 200 है तो आप इसको 75 शब्दों में लिख सकते हैं, या आप इसको 150 शब्दों में भी आप सार लेखन कर सकते हैं अंग्रेजी में।
ठीक है, यह अनुवाद नहीं है, ध्यान रखना, यह अनुवाद नहीं है, सार लेखन है। ये सार लिखना है। 200 शब्द है तो कम ही शब्द में आपको समझाना है, अपनी भाषा में। हिंदी में आपको मिलेगा, अंग्रेजी में आपको समझाना है, लिख करके आपको समझाना है। और इसके लिए शब्द सीमा निर्धारित नहीं है, लेकिन संक्षेपण रहेगा तब तो फिर आपको 1/3 में ही लिखना है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि यह चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। इसी अनुरूप आपको तैयारी भी करना है। और जो चौथा है वह पत्र लेखन पर आधारित है। इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि पत्र का जो टॉपिक रहेगा वो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही रह सकते हैं, इसलिए दोनों पर आपको अभ्यास करके वहाँ पर जाना है। औपचारिक पत्र भी उस पर भी आपको अभ्यास करके जाना है और अनौपचारिक पत्र लेखन पर भी आपको अभ्यास करके जाना है। ठीक है, तो यह हुआ कुछ महत्वपूर्ण बातें इस हैंड आउट की। और ऐसी और कोई चीज़ आप ये तो खैर कॉमन सी बात है, हर एग्ज़ाम में कुछ ऐसा ही पैटर्न रहता है। और देखता हूँ कि और क्या चीज़ आप लोगों को जानना है। हाँ देखिए, यह इम्पॉर्टेंट है। क्या इम्पॉर्टेंट यहाँ हाईलाइट किया गया है कि ऑल्दो द पैनल एज शोन बिलो अपीयर्स इन ऑब्जेक्टिव पेपर or elsewhere were not applicable as well, it is to be used in the descriptive paper only। ये जो लेआउट वहाँ पर दिखेगा डिस्क्रिप्टिव पेपर का, यह लेआउट दिखेगा, यहाँ पर दिया गया है, वहाँ पर एग्ज़ाम में कोई गलती नहीं करिएगा। इस कारण से हैंड आउट में इस बात को लेकर के क्लियर हो, आपको क्लियर कंसेप्ट रखना है कि ये जो चीज़ें दिखाई देगा एग्ज़ाम में, ये तीन भाषाएं वहाँ पर दिखेगा। जब आप डिस्क्रिप्टिव पेपर दे रहे होंगे तब आपको हिंदी को ही सेलेक्ट करना है, हिंदी को सेलेक्ट करिएगा। मराठी से तो कोई लेना देना नहीं, आप राजभाषा हिंदी ऑफिसर बनने वाले हैं, इसलिए आपको हिंदी वाला ही ऑप्शन को चूज़ करना है। और यहीं पर इसको लेकर के क्लियर भी किया गया है। यूज़ द पैनल प्रोवाइडेड टू सेलेक्ट हिंदी लैंग्वेज फॉर आंसरिंग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। ठीक है, और यहाँ पर कहा गया है कि डू नॉट क्लिक ऑन द एग्जिट बटन ऑन द पैनल एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन में कभी भी, जब तक कि आपका एग्ज़ाम पूरा नहीं होता तब तक आप एग्जिट नहीं करेंगे, नहीं तो फिर आपका यह एग्ज़ाम पूरी तरह से स्पॉइल्ड हो जाएगा। ओके, और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताया गया है कि कीबोर्ड लेआउट विल बी अवेलेबल ओनली इन इंग्लिश, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था। ओके, कैंडिडेट शुड हैव द नॉलेज ऑफ इंस्क्रिप्ट और रेमिंगटन गेल मैपिंग ऑन द कीबोर्ड टू आंसर द क्वेश्चंस ऑफ डिस्क्रिप्टिव पेपर इन हिंदी। क्लियर? तो इतनी सारी महत्वपूर्ण बातें हैं। आशा करते हैं कि आप इन सारी महत्वपूर्ण बातों को समझ गए होंगे इस हैंडआउट की। कोई भी अगर डाउट्स रह गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। फ्रेंड, इस एग्ज़ाम के लिए कोर्स लॉन्च किया गया, अभी 20% का डिस्काउंट है। यदि आपको लगता है कि इस कम से कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा आप गाइडेंस चाहते हैं, टेस्ट चाहते हैं, उसका इवैल्यूएशन चाहते हैं, तो आप हमारे कोर्स को देख सकते हैं। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। शुभकामनाएं।